आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का 2 चैप्टर अब बचा हुआ है। एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई तकनीक, जिसमें कई सारी तकनीकों के बारे में पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा हेल्थ टेक्नोलॉजी अर्थात हेल्थ का सेक्टर है, जिसमें हम लोगों को समझना है क्योंकि हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोरोना के बाद इसका इम्पॉर्टेंस और बढ़ गया है और यही कारण है आप देखेंगे 65th में और 66 में दोनों साल हेल्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन कोरोना महामारी के नाते पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसी बहुत सारी तकनीकें विकसित हो रही हैं जो मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं, जनता के ऊपर, समाज के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन सबको जाना जाए, उन सबको समझा जाए और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों से अवगत हुआ जाए। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले जानते हैं ये जो चैप्टर है आपका, इसमें पहले बड़ा वाला चैप्टर लेते हैं। देखिए, पहला ये चैप्टर लेते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई तकनीक। इसमें सारा टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर एक तरीके से हो जाता है कि भाई जो उभरती हुई तकनीक है, उभरती हुई तकनीक, और दूसरा है हेल्थ का चैप्टर है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है। ये दो हम लोगों का पार्ट बचा हुआ है। तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी का मतलब इसमें कम से कम छोटे मोटे 6-7 चैप्टर हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है, और हेल्थ एक छोटा सा पार्ट है, मतलब इसमें 1.5-2 घंटे में काम हो जाएगा। तो पहले मैं बड़ा वाला पार्ट देखता हूं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई तकनीक, जिसमें खास खास जो महत्वपूर्ण तकनीकी है, पहला जैसे एआई है, आर्टिफिशियल पहले या तो नैनो टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे नैनो तकनीकी। दूसरा जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जिसे आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटिंग एक ही बात है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर है। और जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तकनीकी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ आप क्रिप्टो करेंसी समझ जाएंगे। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का विकास होता है, तो उसको इसी के साथ देख लेंगे। या आप कह सकते हैं एंड क्रिप्टो करेंसी, एंड क्रिप्टो करेंसी।
इसी क्रिप्टो करेंसी के नाते ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ाना है। क्रिप्टो करेंसी और एक चैप्टर और है जो बहुत खास है, जैसे रोबोट या रोबोटिक्स। पहले इतना चैप्टर देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटिंग जानते हैं, जो CDPO का एग्ज़ाम था या कुछ जो बाकी एग्ज़ाम थे उसमें पूछे गए। क्वांटम कंप्यूटर, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तीन। और ये क्रिप्टो करेंसी के नाते ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को समझा जाए। सब में लगभग आधी घंटे या 1 घंटे लगेंगे। तो पहला जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी नैनो तकनीक क्या है? नैनो तकनीकी के प्रकार, नैनो तकनीक के प्रकार, नैनो तकनीकी से लाभ या उपयोग। हाँ वही उसी के साथ जानते हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही पढ़ना है, वो सब आ जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। लाभ, उपयोग, चुनौतियां और भारत में प्रयास। भारत में प्रयास। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके प्रकार क्या है, चुनौतियां और भारत में प्रयास। नैनो तकनीकी को 21वीं सदी का मूल विज्ञान और तकनीक कहा जाता है। ये कोई सामान्य तकनीकी नहीं है। नैनो तकनीकी 21वीं सदी की मूल तकनीकी कहा जाता है। 2009 में यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया कि नैनो तकनीकी को 21वीं सदी का मूल विज्ञान और तकनीकी क्यों कहा जाता है। और इसी सेम क्वेश्चन को अब की बार जो बीपीएससी में वो CDPO का शायद एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर को समझने के लिए ही पढ़ना होता है। भाई 21वीं सदी की मूल तकनीकी कौन हो सकता है जो 21वीं सदी के मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। 21वीं सदी के मानव की क्या ज़रूरत है? 21वीं सदी के मानव की ज़रूरत, पहले तो मूलभूत ज़रूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, बैंडविड्थ, ऊर्जा, संचार, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, है कि नहीं, नवाचार। तो जो इन सभी क्षेत्रों में काम करने की क्षमता रखता है या इन सभी क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है, वो सभी 21वीं सदी का मूल विज्ञान और तकनीकी हो सकता है। आप किसी को कैसे कहते हैं कि आप मेरे मूल प्रेरणा स्रोत हैं? तो मूल प्रेरणा स्रोत का मतलब जिससे सभी प्रकार की प्रेरणा मिलती है, जिससे सभी प्रकार का उत्साह संवर्धन होता है और जीवन को मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे ही वह तकनीकी जो 21वीं सदी के मानव की सारी जरूरत पूरा करती है या लगभग सभी जरूरतों को पूरा करती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ऊर्जा, संचार, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, निर्माण, तो निश्चित रूप से वो तकनीकी व्यापक होगी। और नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी ही है। संयोग से देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या आवाज़ कम आ रही है क्या? मुझे लगता है आवाज़ तो यहाँ से ठीक है।
आवाज़ तो यहाँ से ठीक है, हो सकता है आपके सिस्टम से गड़बड़ हो। तो ध्यान से सुनेंगे कि संयोग ऐसा है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हाथ में ये जो डिजिटल मार्कर है ये नैनो टेक्नोलॉजी से ही बनता है। ये जो डिजिटल बोर्ड है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ है। ये फील्ड एमिशन डिस्प्ले 2004 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इसके लिए। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं जो टच स्क्रीन है जिससे टच, जैसे देखिए टच करके मैंने ऐसे मिटा दिया, ये नैनो टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। आपकी मोबाइल में जो प्रोसेसर है, डिवल कोर, ट्रिपल कोर, क्वाड कोर, पेंटा कोर, हेक्सा कोर, जानते हैं वो सब जो है इसी नैनो टेक्नोलॉजी के कारण है। नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा जानते हैं अपने प्रभाव को स्थापित कर दिया है। मानव अब नैनो टेक्नोलॉजी के बिना जानते हैं बहुत योग्य और बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जानते समझा जाए, जाना जाए कि किस तरीके से है ये सारी तकनीकी। तो सबसे पहले देखिए नैनो टेक्नोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले नैनो साइंस समझना पड़ेगा। पहले नैनो साइंस को समझना पड़ेगा। नैनो विज्ञान क्या है? नैनो विज्ञान, देखिए ये नैनो मैथमेटिक्स वाला नैनो शब्द नहीं है। नैनो माने 10⁻⁹ होता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में होता है जब स्केल की। यहाँ विज्ञान में नैनो का मतलब 10⁻⁹ नहीं। पिछले राजस्थान के पीटी के एग्जाम में यही सवाल पूछ लिया कि नैनो का क्या मतलब है, 10⁻⁹। फिर दूसरा ऑप्शन था 10⁻⁹ से 10⁻⁷, फिर था 10⁻, सब मतलब 4-5 ऑप्शन दिया गया था। तो पहली बात तो नैनो साइंस का जो दायरा है वो 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच, मतलब विज्ञान की वह शाखा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 100 नैनोमीटर लिखा जा सकता है और से लेकर के 1 नैनोमीटर, मतलब विज्ञान की वह शाखा जो इस दायरे में अध्ययन करती है कि नहीं। इस मार्कर में जो टिप है यही विशेष है। ये जो इसका, जैसे आपके बॉल पेन में क्या विशेष है, उसका जो निब है, टिप है, वही बॉल पॉइंट पेन है, उसी से तो लिखते हैं आप। ये जो पदार्थ है जो सबसे आगे है, इसीलिए तो ये 2500, 3000 का, 4000 का, 5000 का मिलता है। ये जानते हैं ये जो मार्कर है ये 4000-5000 के आसपास का है। शुरुआत ही जानते 2-2500 से होती है, तो जैसी जिस कंपनी का हो। तो आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, देखिए विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे नैनो साइंस कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा, पहले परिभाषा लिख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच के संरचना का अध्ययन किया जाता है, संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे नैनो विज्ञान कहा जाता है, उसे नैनो साइंस कहा जाता है, उसे नैनो साइंस कहा जाता है, उसे नैनो विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के बीच के संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे नैनो विज्ञान कहा जाता है। और जब किसी भी पदार्थ का अध्ययन इस संरचना में किया जाता है तो उसमें अनयूजुअल प्रॉपर्टी उभर करके आती है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि कोई भी पदार्थ कुछ भी हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, मूली हो, गाजर हो, या जानते हैं मिट्टी हो, धूल हो, कंकड़ पत्थर हो,
कोयला हो, कोई भी पदार्थ हो, जब उसको इस संरचना में आप अध्ययन करेंगे तो वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो गए कि जब भी इस संरचना में अध्ययन किया जाता है किसी भी पदार्थ का, तो उसमें अनयूजुअल प्रॉपर्टी उभर करके आ जाती, तमाम अज्ञात गुण उभर करके आ जाते हैं। और वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो गए कि जब इस संरचना में आया जाता है तो उसमें अनयूजुअल प्रॉपर्टी उभर करके आ जाती है। उसका विद्युतीय गुण बहुत अलग हो जाता है, उसका तापीय गुण, उसका चुंबकीय गुण, उसका रासायनिक गुण, उसके जानते अनेक प्रॉपर्टीज में एब नॉर्मल जानते हैं जो है बिहेवियर देखा जाता, अनयूजुअल बिहेवियर देखा जाता है। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हुए कि आखिर क्या है इस संरचना में। आप जानते हैं हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, इसी संरचना का है। दूध की संरचना यही है, डीएनए आरएनए की संरचना यही। वैज्ञानिकों ने जब खूब रिसर्च किया तो पता चला कि प्रकृति की जितनी भी रहस्यमय चीजें हैं या प्रकृति में जो कुछ भी मूल चीजें हैं सब इसी संरचना की हैं। अब यहां पहले परिभाषा लिखने के साथ थोड़ा और बढ़ा लिया जाए 2 लाइन, तो आपने लिखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर के बीच के संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे नैनो साइंस कहा जाता है। लिखिए, जब किसी पदार्थ का इस संरचना में अध्ययन किया जाता है, इस संरचना में अध्ययन किया जाता है तो उसमें अज्ञात गुण प्रकट होने लगते, अननोन प्रॉपर्टीज, तो उसमें अज्ञात गुण प्रकट होने लगते, तो उसमें अज्ञात गुण प्रकट होने लगते, तो उसमें अज्ञात गुण प्रकट होने लगते, अननोन प्रॉपर्टीज, अनयूजुअल प्रॉपर्टी, तो उसमें जानते अननोन जो पता भी नहीं होता, तो उसमें अननोन प्रॉपर्टीज, अज्ञात गुण प्रकट होने लगते हैं और सारे गुण अद्भुत लगते हैं। अज्ञात गुण कौन से? जैसे अज्ञात तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रकाशीय गुण। वैज्ञानिक खुद बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो रहा है, तो उनको रहस्य का पता चलने लगा कि ये एक अलग ब्रांच ही है। विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, सब अद्भुत, सब अलग, रासायनिक गुण, तापीय गुण, प्रकाशीय गुण, सब अलग गुण प्रकट होने लगे और बहुत ही जानते हैं अनयूजुअल, करोड़ों करोड़ों गुना जानते चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण भी अंतिम दर्जे का, एकदम सुपर कंडक्टिविटी। तो जानते हैं फिर वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया तो देखा कि सृष्टि की सारी महत्वपूर्ण चीजें इसी संरचना में है। तो उन्होंने देखा डीएनए, तो उन्होंने देखा कि डीएनए की संरचना 10⁻⁸ है या कभी कभी 10⁻⁷ कहीं गई। तो उन्होंने देखा जीन, तो देखा जीन की संरचना भी इसी रेंज में है, 8 से लेके 10⁻⁹। फिर उन्होंने देखा ब्लड, तो उन्होंने देखा ब्लड की संरचना भी लगभग 10⁻⁻। फिर उन्होंने देखा दूध, मिल्क, तो देखा उसकी भी संरचना इतने से लेकर के इतने के बीच में है। फिर उनको लगा कि हवा पानी देखा जाए, हवा आखिर हम लोग जीवित है हवा के कारण, तो हवा की संरचना क्या है, तो देखा गया कि शुद्ध वायु इतनी आकार की होती है जो प्राण वायु है शुद्ध। तो फिर उन्होंने सोचा पानी जिस पर हमारा जीवन टिका है, जरा देखें पानी किस संरचना का है, तो देखा गया पानी 10⁻⁷ से 10⁻⁸ मीटर का। ऐसे जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जब उन्होंने अध्ययन किया
तो देखा कि सब, इसका मतलब प्रकृति इसी संरचना में सारे गुण छिपाए हुए है। इसका मतलब प्रकृति इसी संरचना में सारे गुण छिपाए हुए है। और अगर इसी संरचना में पदार्थ को ले जाया जाए तो अद्भुत गुण प्रकट किया जा सकता है और पदार्थ का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। भाई पहले इसका मतलब क्या हुआ? हाँ देखिए, इन सभी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ने इसी संरचना में सभी गुण छिपाए हुए हैं। बस यही संरचना में पदार्थ को बदल दिया जाए तो फिर सारा, जानते हैं, सारा लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा, भारतीय परंपरा में लोग कितने बुद्धिमान रहे होंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे। आयुर्वेद आपने सुना, आयुर्वेद देखा होगा, वैद्य को देखा होगा, गांव गांव में वैद्य होते ना, जो हमेशा हर चीज को कूटते पीसते रहते, खल में कूटते। इसी संरचना में अगर पदार्थ चला जाता है, जान लीजिए वो औषधि हो जाएगा। पीसते सिलबट्टे पे पीसते चटनी, जानते हो सकता है इसी संरचना में पहुंच जाती हो। ऐसे तिलक लगाने के लिए, जानते, चंदन को ऐसे घिसते इसी संरचना में चली जाती रही होगी। कितना महान लगता है। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के भारत की पुरानी सारी परंपरा, जानते, वैज्ञानिक लगती है, सारी परंपरा वैज्ञानिक लगती। बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि भारत में लौह भस्म, स्वर्ण भस्म का उपयोग किया जाता रहा है, सोना चांदी च्यवनप्राश। तो उन्होंने देखा कि लोहे के नैनो कण, सोने के नैनो कण, अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उनको लगा कि भारतीय लोग प्राचीन समय से ही, जानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, उनके प्रचलन में था। नहीं तो हर चीज कूटते क्यों, हर चीज पीसते क्यों, हर चीज कूटते क्यों, हर चीज पीसते क्यों? जब आप मिक्सी से चटनी बनाते हैं तो वो उतना संरचना उसकी सूक्ष्म नहीं होती, लेकिन कूटते हर चीज, जानते हैं, उस संरचना। अच्छा, आप जानते हैं, कोई चीज उबालिए, आप देखिए, आपने हो सकता देखा हो, खीर बनते हुए देखा है, तो बहुत सारे लोग, जानते, पगला जैसा खीर बनाते हैं कि चावल को उबाल लिया, दूध को उबाल के उसमें मिला देते हैं। ऐसे नहीं होता। खीर हम लोगों ने बचपन में देखा था कि खीर घंटों पकती है, जानते, दूध को ऐसे, दूध में चावल डाल दिया जाता, बहुत थोड़ा सा चावल, कुछ मेवा, फिर ऐसे धीरे धीरे उबाला जाता है। उबाला जब घंटों उबलता है तब खीर बनता है। जब कोई चीज घंटों उबालेंगे वो, जानते, टूटता है, उबलता है, टूटता है, उबलता है, और फिर इसी संरचना में आ जाता है। फिर इसी संरचना में, जानते, आ जाता है, फिर इसी संरचना में आ जाता है। बात समझ रहे हैं? इसी संरचना में आ जाता है। तो सोचिए, इसीलिए खीर को सबसे दिव्य भोजन माना गया था। जब आप सूप पिएंगे या जूस पिएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, जानते क्यों? क्योंकि, जानते, या पाउडर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए बादाम खा रहे हैं आप, चबा के खाते हैं अलग अर्थ है, उबाल के खाते हैं अलग अर्थ है, पीस करके खाते हैं अलग अर्थ है। कैसे खाते हैं, संरचना अगर इस संरचना में पहुंच रही है तो बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? तो उसमें बहुत बड़ी जो है बात है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि सभी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति ने इसी संरचना में सभी गुण छिपाए हुए। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों नहीं इस संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाए। एक महान वैज्ञानिक थे, रिचर्ड फिनमैन, अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाने का काम किया। तो अब आपका कम से कम बेसिक समझ हो गई है। अब चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। अभी तो नैनो विज्ञान समझ गए, अब समझना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी।
व्हाट इज, अब नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा देना आ जाएगा हम लोगों को। नैनो तकनीकी क्या है, नैनो तकनीक क्या है, नैनो तकनीकी क्या है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे भाई, नैनो स्तरीय विज्ञान तकनीकी कैसे कहा जाता है, जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है। तो जब नैनो स्तरीय संरचना, देखिए ये नैनो स्केल है, नैनो साइंस का नैनो स्केल है, लेकिन नैनो साइंस क्या है, नैनो साइंस का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो वह तकनीकी जिसमें नैनो स्तरीय विज्ञान को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, उसी को नैनो तकनीकी, तकनीकी का मतलब विज्ञान का मानव जीवन के लिए उपयोग। तो वह तकनीकी जिसके अंतर्गत, लिख लीजिए परिभाषा, वह तकनीक जिसके अंतर्गत नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, उसे नैनो तकनीक कहा जाता है, उसे नैनो तकनीक कहा जाता है। वह तकनीक जिसके अंतर्गत नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, उसे नैनो तकनीक कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार। वह तकनीकी जिसके अंतर्गत नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, उसे नैनो तकनीक कहा जाता है, उसे नैनो तकनीक कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले नैनो तकनीकी का विकास 1959 में महान वैज्ञानिक, अमेरिका के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन, नैनो तकनीक का विकास 1959 में महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन के द्वारा किया गया। रिचर्ड फिनमैन के द्वारा किया गया। वह तकनीकी जिसके अंतर्गत नैनो स्तरीय संरचना को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है, उसे नैनो तकनीक कहा जाता है। नैनो तकनीक का विकास 1959 में महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन के द्वारा किया गया। महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन के द्वारा किया गया। रिचर्ड फिनमैन के द्वारा किया गया। आप जानते हैं रिचर्ड फिनमैन ने जब नैनो तकनीकी के बारे में चर्चा की तो लोगों ने इन्हें पागल समझा, क्योंकि जानते रिचर्ड फिनमैन ने दो बातें बोली थी। ये महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन, बाद में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जानते रिचर्ड फिनमैन। लेकिन शुरू में कोई भी बात करेंगे ना तो लगता है अंधविश्वास जैसा, जादू जैसा लगता है। नैनो टेक्नोलॉजी की हर बात जादू जैसी लगती है। शुरू में पढ़िए तो लगता है ये चैप्टर कहीं जादू की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में सब वास्तविक बातें करता है। लेकिन जो चीज अद्भुत लगती है, अलग लगती है, तो मनुष्य सोचता है कि ये शायद असंभव जैसी चीज है। रिचर्ड फिनमैन ने दो बात बोली थी जिसको किसी ने भी नहीं माना था। जब उन्होंने कहा कि सुई के नोक के ऊपर, ये पहला वाक्य था रिचर्ड फिनमैन का। रिचर्ड फिनमैन ने कहा सुई के नोक के ऊपर, ऑन द टिप ऑफ द निडल, सुई के नोक के ऊपर
पूरे विश्व के इंसाइक्लोपीडिया को दर्शाया जा सकता है। लोगों ने कहा, क्या रिचर्ड, किताब में तो पूरी दुनिया के बारे में जानकारी लिखना संभव ही नहीं है, और सुई के नोक के ऊपर तुम कैसे करेगा? रिचर्ड की आलोचना होने लगी, रिचर्ड फेनमैन की आलोचना होने लगी कि सुई के नोक के ऊपर, यही है जो बोलता है सुई के नोक के ऊपर पूरी दुनिया के इंसाइक्लोपीडिया को दर्शाया जा सकता है। तब किसी ने नहीं माना था, लेकिन आज पेन ड्राइव आ गया है, पेन ड्राइव है, तमाम जानते SSD है, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और आपको पता है कि सुई के नोक की बात तो उन्होंने ज्यादा बोल दी थी। सुई के नोक से भी बहुत कम जगह में पूरी दुनिया का सारा ज्ञान पिरोया जा सकता है, पिरोया जा रहा है। अब तो बात ही छोड़िए, अब 1000 GB 2000 GB का डाटा बहुत कम जगह में स्टोर हो जाता है, बहुत ही कम जगह में। SSD कार्ड आपने देखा होगा, पेन ड्राइव आपने देखा होगा, जो पेन ड्राइव हम लोग 500-1000 रुपए का लेते हैं, उसमें पूरी लाइब्रेरी आ जाती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, तो रिचर्ड फेनमैन सर का पहला वाक्य था कि सुई के नोक के ऊपर पूरे विश्व के इंसाइक्लोपीडिया को दर्शाया जा सकता है। दूसरा इन्होंने जो वाक्य बोला, लोग उससे और घबराए, कहे कि क्या बोलते हैं। रिचर्ड फेनमैन ने कहा कि किसी भी पदार्थ का अनंत उपयोग किया जा सकता है, इनफाइनाइट यूटिलाइजेशन। जैसे इससे मैं लिख रहा हूं लेकिन इसे मैं खा नहीं पा रहा हूं, तो रिचर्ड फेनमैन ने कहा इसको खाया जा सकता है, अनंत उपयोग किया जा सकता है। अभी क्या है, मार्कर का मैं लिखने के लिए उपयोग कर रहा हूं, ये बहुत सीमित उपयोग है। अनंत, इनफाइनाइट, 1000, 500, लाख, करोड़ उपयोग नहीं, अनंत उपयोग। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि हर पदार्थ को हर पदार्थ में बदला जा सकता है। जैसे आलू को सोना में बदला जा सकता है, लेकिन अगर ये वाक्य बोलेंगे तो आलोचना लोग करने लगते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी नहीं जानते। आलू को सोने में बदला जा सकता है, आलू को भिंडी में बदला जा सकता है, भिंडी को टमाटर में बदला जा सकता है, टमाटर को जानते हैं मिर्च में बदला जा सकता है, मिर्च को गोभी में बदला जा सकता है। क्योंकि रिचर्ड फेनमैन ने कहा कि किसी भी पदार्थ में गुण होता ही नहीं, उसकी संरचना में गुण निहित होता है। वही कार्बन कोयला है, और वही कार्बन हीरा भी है, वही कार्बन ग्रेफाइट भी है, वही कार्बन फ्लोरीन भी है, वही कार्बन ग्राफीन भी है, वही कार्बन नैनोट्यूब है। खाली संरचना बदलने से गुणधर्म बदल जाता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन जानते हैं नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन इसमें धात्विक गुण उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे? पॉलीहेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बहुषटकोणीय संरचना इसे दे दिया जाए तो इसमें जानते विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न किया जा सकता है। कोयले को आप ऐसे दबाइए हाथ से, जानते मुलायम होता है, टूट जाता है, लेकिन जानते हैं इसकी संरचना बदल करके दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा बनाया जा सकता है। कैसे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। इसका मतलब पदार्थ में गुण नहीं पाया जाता। पहले लोग कहते थे कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है, पुराना जो विज्ञान था। अब माना जाता है कि यह बात गलत है, दाल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ताजी दाल में पाया जाता है। सड़ी हुई दाल में थोड़ी प्रोटीन होता है, उसमें तो जहर होता है। अगर आप कहते हैं कि टमाटर में विटामिन ए और सी पाया जाता है, ये बात गलत है। ताजे टमाटर में पाया जाता है, सड़े हुए टमाटर में थोड़ी पाया जाता है। एक पर्टिकुलर संरचना में पाया जाता है, एक पर्टिकुलर संरचना में। जैसे आपने कहा बादाम खाने से ये फायदा है, ये सेंटेंस गलत है। कौन से बादाम खाने से? भिगो कर खाने से अलग अर्थ है, चबा कर खाने से अलग अर्थ है, पीस कर खाने से अलग अर्थ है, उबाल कर खाने से अलग अर्थ है, रोटी में उसको जानते आटे में मिला करके बनाने से अलग अर्थ है, पका कर खाने से अलग अर्थ है, कच्चा खाने से अलग अर्थ। हर चीज को आप वही टमाटर खाते हैं, उसको पका के खाएं अलग अर्थ है, कच्चा खाएं अलग अर्थ है, भिगो कर खाएं अलग अर्थ। मतलब हर तरीके, इसका मतलब जो संरचना होगा वो गुणधर्म होगा। जैसे आप पढ़ते हैं तो खड़े होकर के पढ़िए तो अलग याद होता है, ज्यादा याद होता है।
बैठ करके पढ़िए अलग अर्थ है, लेट करके पढ़िए अलग अर्थ है। और बहुत लोग ऐसे लेट करके पढ़ते हैं, कुछ नहीं याद होता, खाली लगता है कॉपी सामने है। तो संरचना बदलने से, इसीलिए तो भारतीय परंपरा में आसन बनाया गया था। हर चीज का आसन है, हर काम के लिए आसन बनाया गया है। पतंजलि ने पूरा जानते योग का विकास किया। हर काम के लिए आसन, हर अंग को ठीक करने के लिए आसन है। अगर हम ऐसे करेंगे तो 2-4 अंग ठीक हो जाएंगे, ऐसे करेंगे 2-4 अंग और ठीक हो जाएंगे, कुछ और करेंगे किसी और अंग पे असर पड़ रहा, ऐसे करेंगे किसी और अंग पे असर कर रहा, ऐसे करेंगे आंख ठीक हो रही है, ऐसे सारे आसन बनाए गए। हाथ पैर ऐसे मोड़ेंगे, कुछ दूसरा अंग ठीक हो जाएगा। मतलब तरह तरह के आसन बनाए गए हैं जो अलग अलग संरचना से अलग अलग अंगों को ठीक कर देते हैं। ये जो योग है ये बिना नैनो टेक्नोलॉजी के नहीं विकसित हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? नृत्य भी जानते हैं, भारत में अलग अलग प्रकार के नृत्य, भरतनाट्यम है, कथक है, सबकी अलग अलग संरचना से जानते हैं, अलग अलग अंगों का, अलग अलग जानते हैं अंगों का, शरीर का, उसके संरचनाओं का विकास होता है। जैसे मान लीजिए दही आपको नुकसान करती है, लेकिन दही में नमक मिला दीजिए, हो सकता है नुकसान ना करे। जीरा मिला दीजिए, अच्छी, कोई कहता मुझसे दही खाने से मुझे नुकसान है, तो ये एक सामान्य बात आपने कहा, उसी में नमक मिला दीजिए, उसी में जानते हैं जीरा मिला दीजिए। अब दही नहीं, कुछ दूसरा हो गया, दही जैसा दिख रहा है, क्योंकि मिश्रण करने से संरचना बदल जाती है। तो रिचर्ड फिनमैन ने ये 2 बातें बोली थी कि सुई के नोक के ऊपर पूरे विश्व के इंसाइक्लोपीडिया को दर्शाया जा सकता है, और दूसरी बात इन्होंने कहा था पदार्थ का अनंत उपयोग किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा था सुई के नोक के ऊपर, सुई के नोक के ऊपर पूरी दुनिया के ज्ञान कोश, इंसाइक्लोपीडिया, ज्ञान कोश को दर्शाया जा सकता है। और एक बात बोली थी कि पदार्थ का अनंत उपयोग किया जा सकता है, पदार्थ का अनंत उपयोग किया जा सकता है, पदार्थ का अनंत उपयोग किया जा सकता है। आप जानते हैं जो सड़ा हुआ दूध पहले फेंक दिया जाता था, वर्गीज कुरियन ने उसी सड़े हुए दूध से दुनिया का पहला पाउडर दूध बनवाया अमूल कंपनी से। इसका मतलब पदार्थ खराब नहीं है। पदार्थ नहीं खराब होता, पदार्थ में कोई गुण नहीं होता, उसकी संरचना में गुण निहित होता है। जो चीज आप सड़ी समझ रहे हैं ना, उसकी संरचना बदल दीजिए। आपको पता है कैसे पनीर बनता है? दूध को फाड़ करके। कैसे आप जानते हैं मावा बनता है? तमाम चीजों को बनाने की प्रक्रिया ही सड़ा के ही है। इसका मतलब है सड़ाना बुरी चीज नहीं है। कितना सड़ा रहे हैं, किस प्रकार से सड़ा रहे हैं, संरचना किस तरीके से। तो मुझे लगता है ये बात समझिए, आपको इस चैप्टर से एक जोड़ना था, तो आपको इंटरेस्ट आ गया होगा। रिचर्ड फिनमैन सर का नाम याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों का हो गया। अब नैनो टेक्नोलॉजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा है नैनो तकनीकी के प्रकार। नैनो तकनीक के प्रकार। नैनो तकनीक को जानते 2 भागों में बांटा जाता है। नैनो तकनीकी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। और दूसरा है बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप
नैनो तकनीकी, टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी, बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। नाम लिखिए। नोट करेंगे। अब देखिए, इसके जन्मदाता नोरियो तानीगुची रहे। नोरियो तानीगुची, तानीगुची, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोरियो तानीगुची, ये टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी के जन्मदाता, और बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी के जन्मदाता एरिक डेक्सलर। इन्हीं को मिस्टर नैनो भी कहा जाता है। एरिक, ये सब बहुत महान वैज्ञानिक है, कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं। इन्होंने सामान्य परिवर्तन नहीं किया। ये एरिक डेक्सलर, एरिक डेक्सलर। अगर ये नहीं होते ना, तो जो मोबाइल में आप प्रोसेसर आज यूज कर रहे हैं, ये डबल कोर, ट्रिपल कोर, क्वाड कोर, पेंटाकोर, ये सब एरिक ड्रेक्सलर का ही रिसर्च है। छोटे छोटे प्रोसेसर बनाना, माइक्रो प्रोसेसर में क्रांति ला दिया, जानते हैं, एरिक ड्रेक्सलर ने। तो पहले समझा जाए कि ये दोनों क्या है। पहले समझा जाए कि टॉप डाउन और बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। टॉप डाउन एंड बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इस बात को समझा जाए। टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी और बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करना होता है, नैनो स्तरीय संरचना को प्राप्त करना होता है। लेकिन नैनो स्तरीय संरचना को कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, नैनो स्तरीय संरचना का मतलब 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ मीटर की संरचना, इसी को कहा जाता है नैनो स्तरीय संरचना। इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसको प्राप्त करने का दो तरीका है। एक तो चीजों को कूट कूट करके, पीस पीस करके, कूट कूट करके ये संरचना प्राप्त करिए। मतलब पदार्थों को कूट कूट करके, पीस पीस करके, एक तरीका ये है। और दूसरा है अणुओं परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके। एक तरीका है कि पदार्थों को कूट कूट करके, काट काट करके, पीट पीट करके। तो अगर आप कूट कूट करके प्राप्त करेंगे तो इसको कहा जाएगा टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। और अगर अणुओं परमाणुओं को जोड़ेंगे, तमाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जोड़ करके, तो इसको कहा जाएगा बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी मतलब वह तकनीकी जिसमें पदार्थों को कूट कूट करके, पीस पीस करके, तोड़ तोड़ करके नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती है और फिर उसे उपयोग में लाया जाता है। तो उसे कहा जाता है टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी। इसके जन्मदाता है नोरियो तानीगुची, जापान के, और इन्हीं के द्वारा ही जानते नैनो शब्द भी लाया गया था, प्रयोग किया गया था। और जब अणुओं परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके, देखिए ये टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, टॉप डाउन, और ये नीचे से ऊपर, अणुओं परमाणुओं को जोड़ जोड़ कर। तो जरा लिख लिया जाए, या यही लिख लेते हैं, जहां देखिए ये लिखा हुआ, यही लिख लीजिए टॉप डाउन। तो पहला लिखे टॉप डाउन के नीचे टॉप डाउन नैनो तकनीकी, टॉप डाउन, ये पहला लिख लीजिए, टॉप डाउन
नैनो तकनीक वह तकनीकी जिसमें पदार्थों, अणुओं, परमाणुओं को तोड़ तोड़ करके कूट, वही जैसे आयुर्वेद में तो यही किया जाता है। और क्या किया जाता है? वह तकनीक। और तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि पीटना ही है, खल में कूटना है, उबालने से भी बहुत सारी चीज टूटती है। दिन भर उबालते रहिए। जैसे काढ़ा कैसे बनाया जाता है, काढ़ा बनाते हुए आपने देखा होगा कोरोना में, तो काढ़े को जानते हैं, पहले ऐसे 1 लीटर पानी आपने ले लिया, धीमी आंच पर उसको पकाते जाएं पकाते जाएं पकाते जाएं, जब बहुत थोड़ा सा बचे 100 ml बचे तो काढ़ा हो गया। तब इतना पकने से जानते क्या हो जाएगा, चीजें अद्भुत। खिचड़ी कैसे बनाई जाती, धीरे 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 धीरे, तो वो फिर जानते हैं इसी संरचना में। तो वह तकनीकी जिसमें कुकर में बनाई गई चीज इसीलिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि कुकर में एकाएक गर्म होके एकाएक उबल जाती, तो संरचना उतनी सूक्ष्म नहीं हो पाती। लेकिन जानते हैं ऐसे जब आप धीरे धीरे आंच में उबालते हैं, धीरे धीरे आंच में उबालते हैं, धीरे धीरे चीजें टूटती हैं, सूक्ष्म होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, सूक्ष्म। इसलिए कहा जाता है दाल का पानी पीजिए, दाल का जूस पीजिए। तो क्या हुआ, इसका मतलब वो नैनो स्तरीय संरचना अद्भुत है, फिर उसको पी लीजिए। वह तकनीक जिसमें पदार्थों को काट काट करके या तोड़ तोड़ करके नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती है। नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती है, फिर उसे उपयोग में लाया जाता है। फिर उसे उपयोग में तमाम एनर्जी ड्रिंक ऐसे बनाए जाते हैं, तमाम जानते हैं, हाई कैलोरी बिस्किट, बहुत चॉकलेट इस तरीके से बनाए जाते हैं जो औषधि चॉकलेट होते हैं। फिर उसे उपयोग में लाया जाता है, टॉप डाउन नैनो तकनीकी कहलाता है। टॉप डाउन नैनो तकनीक कहलाता है। टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है वह तकनीकी जिसमें पदार्थों को काट काट करके, तोड़ तोड़ करके नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती, फिर उसे उपयोग में लाया जाता है। टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। टॉप डाउन नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसके जन्मदाता जापान के महान वैज्ञानिक, इसके जन्मदाता डॉक्टर नोरियो तानीगुची। इनका नाम बड़ा अच्छा लगता है, नोरियो तानीगुची। इनकी माँ ने इनका नाम रखा था, नोरियो तानीगुची ने किया था। और नोरियो तानीगुची ने ही नैनो टेक्नोलॉजी शब्द भी दिया है, और इन्हीं के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया गया। इन्हीं के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया गया। रिचर्ड फील्डमैन सर ने शब्द नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है, ऐसा पदार्थ हो सकता है। वो पदार्थ वैज्ञानिक थे। अब बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी लिखे, जिसमें जोड़ जोड़ करके। दूसरा है बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी
बॉटम अप में क्या है, जब पदार्थों के अणुओं परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती है। जब पदार्थों के अणुओं परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती है और फिर उसे उपयोग में लाया जाता है और फिर उसे उपयोग में लाया जाता है, फिर उसे उपयोग में लाया जाता है। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। जोड़ जोड़ करके, इसके लिए जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तमाम जो बेसिक पार्टिकल हैं उसके माध्यम से पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके जन्मदाता एरिक ड्रेक्सलर है। इसके जन्मदाता डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर हैं। इसके जन्मदाता डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर है। इसके जन्मदाता डॉक्टर एरिक ड्रेक्सलर है। तो आपने ये भी समझ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रकार। तो सीधे नैनो तकनीकी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इसके विभिन्न प्रकार को समझाइए। अब नैनो तकनीकी से लाभ क्या है ये जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन प्रशासन में आता है। नैनो तकनीक का उपयोग या लाभ, नैनो तकनीकी का उपयोग या लाभ। सबसे पहले देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। इसी का प्रयोग करके सोलर पैनल बन रहा है, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जानते हैं एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो पहला लिखिए, जैसे संचार एवं सूचना तकनीकी के क्षेत्र में, संचार एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में, सब लिस्ट बनाते हुए चलेंगे। संचार और सूचना तकनीकी में क्या है, देखिए संचार में और सूचना में आप देखें आईटी और टेलीकॉम में, तो इसमें पहली बात तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, या इसी को नहीं समझ पाते तो चिप बनाने में, या ठीक सीधे लिख देते माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, चिप बनाने में, चिप बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, चिप बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, तमाम छोटी छोटी जानते हैं डिवाइस बनाने में, छोटे छोटे, हाँ सेमीकंडक्टर, वही एक ही बात है।
ये एक ही बात है, सेमीकंडक्टर से ही बनता है, या इसको आप सेमीकंडक्टर कंडक्टर, एक ही बात है बनाने में। छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में। लिखिए फटाफट। अब दूसरा लिखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में पहली बात तो सोलर पैनल बनाने में ही इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। सोलर पैनल, सोलर पैनल बनाने में, सोलर पैनल बनाने में, बहुत अच्छी अच्छी जानते, बैटरियां बनाने में, सोलर पैनल में सोलर फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह सब इसी से बनता है। एसपीवी, इसके अलावा जानते हैं बैटरी जो चार्ज आप करते हैं, तमाम जो बैटरी बनती हैं, बैटरी बनाने में, बैटरी बनाने में, इसके अलावा हाइड्रोजन सेल बनाने में, फ्यूल सेल बनाने में, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल बनाने में। फ्यूल सेल क्या करता है? फ्यूल सेल जानते हैं, हाँ, ट्रांसपोंडर, बहुत सारी चीज़ बनती है। देखिए फ्यूल सेल जैसे ये जैसे ये पानी है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये देखिए यहाँ, तो ये इसको जो है नेगेटिव और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो जिसके नाते यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। मतलब पानी से बिजली, एक तरीके से हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बनेगी? फ्यूल सेल से। हाइड्रोजन एनर्जी उत्पादन में भी जानते हैं, पानी से बिजली बनाने में डायरेक्ट इसकी बड़ी भूमिका है, पानी से बिजली बनाने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। नोट करिए। अगला लिखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखिए क्रांति ही आ रही, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बोर्ड इसी का है, डिजिटल बोर्ड, तभी तो ये लिख पा रहे हैं। ये डिजिटल बोर्ड, ये पूरा जो पैनल फ्लैट है ना, एलसीडी, एलईडी, ये सब इसी से बनता है, जैसे एलसीडी, एलईडी आदि। डिजिटल बोर्ड बनाने में, डिजिटल पेन बनाने में, डिजिटल पेन बनाने में, इसके अलावा डिजिटल बोर्ड बनाने में, डिजिटल पेन बनाने में, इसके अलावा जानते टच स्क्रीन, तभी तो टच करके जानते सारी चीज आप कर लेते, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन बनाने में,
टच स्क्रीन बनाने में, डिजिटल पेन बनाने में, डिजिटल बोर्ड बनाने में, तमाम जानते कैमरा बनाने में, तमाम ऐसी चीज जानते हैं, उसमें बड़ी भूमिका है इसकी। चौथा, कपड़ा बनाने में। अब कपड़े में क्या, जैसे दाग प्रतिरोधी, दाग ना लगे, धब्बा ना लगे, सिलवट ना हो, या कटे फटे नहीं, या जानते हैं वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, केमिकल प्रूफ, कैसा भी कपड़ा, जो बैग वैग देखते हैं ना जिसमें पानी नहीं जाता, या आजकल कोटिंग होती है मोबाइल के ऊपर जिससे स्क्रीन टूटे ना, वो नैनो कोटिंग होती है, नैनो जेल लगाया जाता है, तो अपने आप जानते हैं मोबाइल अगर नीचे भी गिर जाती है टूटती नहीं। तो कपड़ा या पदार्थ बनाने में, या नए पदार्थ बनाने में, नए पदार्थ बनाने में, जैसे देखिए दाग रोधी, स्पॉट ना लगे जिसमें, दाग रोधी, सिलवट रोधी, सिलवट रोधी, डेंट फ्री जिसको कहते हैं ना, डेंट ना, अभी गाड़ी में डेंट लग जाता है, मोबाइल में भी डेंट लग जाता, तो सिलवट रोधी। इसके अलावा वाटर प्रूफ, पानी ना जाए, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, आग प्रतिरोधी, फायर प्रूफ, इस तरीके के बहुत सारे जानते हैं। जैसे ये है डेंट प्रूफ, डेंट प्रूफ, रिंकल फ्री, रिंकल फ्री, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऐसे इस तरीके के कपड़े बनाने में बहुत अच्छा, क्वांटम डॉट्स बनाने में वेरी गुड, अभी आते हैं उस पर भी। श्रृंगार के उत्पाद बनाने में, श्रृंगार के उत्पाद बनाने में, जैसे क्रीम, पाउडर, जेल, और इसमें भी जानते हैं सूर्य की रोशनी ना, सन स्ट्रोक ना लगे, हवाओं का प्रभाव ना लगे, ठंडी ना लगे, तो ऐसे ऐसे तमाम पाउडर, क्रीम जानते हैं ये सन स्ट्रोक से लू ना लगे, तो ये अर्थात हर तरीके के डायमेंशन के अनुसार है। ये भी पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल संतुलन के लिए, पर्यावरण के अनुकूल संतुलन के लिए, पर्यावरण के अनुकूल संतुलन के लिए। खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने के लिए, अब खाद्य पदार्थों को नैनो पैकेजिंग की जाती है, जो पैकेट बनाया जाता है, जो कई बार आप देखने में आपको लगेगा ना जो पैकेजिंग है वो कागज़ की है, वो आपको दिखने में वैसा लग रहा है, वो जानते हैं नैनो पैकेजिंग है। तो नैनो पैकेजिंग, इसके अलावा नैनो जिसको आप कहते हैं फूड इरेडिएशन, नैनो खाद्य संरक्षण, उसमें तमाम नैनो कण मिलाए जाते हैं, नमक के, बहुत सारी चीज़ों के,
जिससे वो खराब ही नहीं होता। नैनो खाद्य संरक्षण में पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो प्रदूषण की पहचान की जाती है ना, नैनो सेंसर, नैनो फिल्टर से PM10, PM2.5 की मात्रा प्रदूषण की पहचान में, देखिए नैनो फिल्टर, नैनो सेंसर, प्रदूषण की पहचान में, प्रदूषण की पहचान में, जैसे जैसे PM10, PM2.5 की मात्रा जानने में, इसके अलावा जानते हैं ये सब भी हवा पानी, हवा पानी, रसायन, जैविक पदार्थों की पहचान में, जैविक पदार्थों की पहचान में, इसके अलावा आप जानते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखेंगे सैटेलाइट बनाने में, रॉकेट बनाने में, उसका मटेरियल मजबूत बनाने में, जानते हैं ऐसे मटेरियल बनाना संभव है जो लोहे से 400 गुना मजबूत और भार में जानते 100 गुना हल्का। तो आप सोच सकते हैं मजबूत पदार्थ बनाने में, मनचाहे पदार्थ बनाने में, मनचाहे पदार्थ बनाने में, जैसे मेटेलिक रबर, जैसे धात्विक रबर, जैसे मेटेलिक रबर, धात्विक रबर, जैसे धातु का रबर, मनचाहे पदार्थ बनाने में, मनचाही जानते हैं उसको दृढ़ता देने में, मजबूती देने में, मनचाही चाही मजबूती देने में, क्षमता बढ़ाने में, मनचाही मजबूती देने में, क्षमता बढ़ाने में, मनचाही मजबूती देने में, क्षमता बढ़ाने में, कृषि के क्षेत्र में, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, बीज सुधार में, जैसे नैनो कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, जैसे नैनो यूरिया, जैसे नैनो यूरिया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में जानते हैं जो
रॉकेट है, सैटेलाइट की बॉडी बनाने में नैनो मेटेरियल का यूज होता है। रॉकेट, सैटेलाइट बनाने में, ट्रांसपोंडर बनाने में, ट्रांसपोंडर बनाने में, स्पेस सूट बनाने में ताकि वो फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्पेस सूट बनाने में, स्पेस सूट बनाने में, जो सैटेलाइट पैनल बनाने में क्वांटम डॉट्स का यूज होता है। सैटेलाइट पैनल बनाने में इसमें क्वांटम डॉट्स का यूज होता है। अर्धचालक नैनो कणों को कहा जाता है क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स, ये अर्धचालक नैनो कणों को क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। अर्धचालक नैनो कणों को, अर्धचालक नैनो कणों को हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो जानते हैं तमाम प्रकार की दवाओं के टेस्ट में, औषधि बनाने में, टीका बनाने में, टीका के टेस्ट में, औषधि एवं टीका बनाने में, रोगों की पहचान में, दवाओं को कोशिकाओं तक पहुंचाने में, दवाओं को कोशिकाओं तक पहुंचाने में, तो ऐसे अनेक क्षेत्रों, मतलब जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में, नई लाइन से लिख लीजिएगा, इस प्रकार से देखा जा सकता है, इस प्रकार से देखा जा सकता है कि नैनो तकनीक जीवन के सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। इसीलिए इसे 21वीं सदी का मूल विज्ञान तकनीक कहा जाता है। इसीलिए इसे 21वीं सदी का मूल विज्ञान एवं तकनीकी कहा जाता है। एवं मूल विज्ञान एवं तकनीकी कहा जाता है। इसीलिए इसे 21वीं सदी का मूल विज्ञान तकनीकी कहा जाता है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी है। अब चुनौतियां आते हैं। चुनौतियां, बाधाएं, चुनौतियां, बाधाएं। पहली चुनौती है कि अभी ये तकनीकी शुरुआती दौर में, अभी यह तकनीकी शुरुआती
दौर में है, सभी जोखिम की पहचान नहीं है। हाँ, खेलकूद का सामान भी बनता है, बहुत अच्छी बात। सभी प्रकार के जोखिम की पहचान नहीं, सभी प्रकार के जोखिम, रिस्क की पहचान नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखिए। देखिए, नैनो स्तरीय संरचना को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। उसमें बदला, नैनो स्तरीय संरचना को प्राप्त करना एवं उसमें बदलाव करना, एवं उसमें बदलाव करना बहुत कठिन होता है। नंबर 3, नैनो वेपन बनाए जा सकते हैं, नैनो हथियार। नैनो बंदूक आपको समझ में ही नहीं आएगा। नैनो हथियार बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने किसी को कहा कि देखिए आप उठिए, पता चला पूरा उठ गए। क्योंकि जानते हैं नैनो स्तरीय जो चीजें होती हैं, ध्यान समझेंगे, जो नैनो स्तरीय चुनौतियां होती हैं, ये नैनो बंदूक, नैनो गन आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे इसका मतलब लगता है पहले लोग शराब देते थे, इसका मतलब उनके हाथ में बंदूक रही होगी। एक लोगों ने मुझसे कहा, हो सकता है। अच्छा, नियामक चुनौतियां हैं, नियामक चुनौतियां हैं, नियामक चुनौतियां हैं। नियामक चुनौतियां हैं। शोध एवं अनुसंधान की कमी है, शोध एवं अनुसंधान की कमी है, शोध एवं अनुसंधान की कमी। नैनो अपशिष्ट बन सकता है, यही सब जानते हैं। ऐसे तो इसमें उतनी चुनौती नहीं है, लेकिन ये सब मानव का जो आशंका होती है उस हिसाब से नैनो अपशिष्ट बन सकता है, आगे चल करके ये माना जाता है। ये हो गया। चलो, ज़्यादा चुनौती नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें वास्तव में वैसी चुनौतियां नहीं है ज़्यादा। अब भारत में इसके लिए क्या प्रयास हुआ है, इसको समझ लिया जाए। अब भारत में प्रयास, नैनो तकनीकी के लिए भारत में प्रयास, नैनो तकनीक के लिए भारत में प्रयास। देखिए, 2001 में नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की शुरुआत हुई, और 2007 में नैनो साइंस मिशन बनाया गया। मतलब जिसको नैनो मिशन कहा जाता है, सीधे लिख देते हैं नैनो मिशन।
नैनो मिशन बनाया गया। नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो विज्ञान तकनीकी पहल, नैनो विज्ञान तकनीकी पहल, नैनो विज्ञान तकनीकी पहल। ये दोनों जानते हैं डॉक्टर CNR राव के नेतृत्व में किया गया, जो बहुत महान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर CNR राव के नेतृत्व में डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव के नेतृत्व में। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भारत में CNR राव सर को ही कहा जाता है। इन्हीं दोनों कार्यक्रमों से भारत में नैनो तकनीकी के विकास को बढ़ावा मिला और वर्तमान में भारत नैनो तकनीकी के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब इसमें एक एक करके लिख लीजिएगा। पहले नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2001 में डॉक्टर CNR राव के नेतृत्व में, इसके अंतर्गत क्या किया गया, भारत में नैनो तकनीकी का किन किन क्षेत्रों में विकास हो सकता है और उससे क्या लाभ मिल सकता है, इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया था। इसके अंतर्गत भारत में किन क्षेत्रों में नैनो तकनीक का विकास किया जा सकता है, इसकी पहचान की गई। इसके अंतर्गत भारत में किन क्षेत्रों में नैनो तकनीकी का विकास किया जा सकता है, इसकी पहचान की गई। और नैनो मिशन 2007 में ये 60 करोड़ रुपए के बजट से था, 60 करोड़ का बजट। ये सब हो सकता है आपको ध्यान ना रहे। और ये 1000 करोड़ रुपए का। इसी नैनो मिशन से ही भारत में नैनो तकनीकी का वास्तव में विकास हुआ। इसी से नैनो, ये पहले 2007 से 2012 का भी लिख देंगे। इसी से नैनो तकनीकी की भारत में विकास को बढ़ावा मिला। इसी से नैनो तकनीकी के भारत में विकास को बढ़ावा मिला और वर्तमान में भारत नैनो तकनीकी में दुनिया के तीसरे नंबर का देश है। वर्तमान में भारत नैनो तकनीक में दुनिया का 3rd स्थान वाला देश है, तीसरा स्थान है। वर्तमान में तीसरा स्थान है। तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। अब इस पर जानते हैं, कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे आप कि नैनो विज्ञान या तकनीकी क्या है। क्वेश्चन, नैनो
विज्ञान या तकनीक क्या है? नैनो विज्ञान या तकनीकी क्या है? इससे होने वाले लाभ एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। या सीधे पूछा जा सकता है नैनो तकनीक को 21वीं सदी का मूल विज्ञान क्यों? क्योंकि लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग। नैनो तकनीक को 21वीं सदी का मूल विज्ञान एवं तकनीकी क्यों कहा जाए? मूल विज्ञान एवं तकनीकी क्यों कहा जाता है? चर्चा कीजिए। तो ये लिख सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड हर चीज आप लिख सकते हैं। अब अगला चैप्टर हम लोगों का रहेगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी के साथ मशीन लर्निंग को भी देखेंगे। देखिए ये है ये दूसरा चैप्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये दूसरा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग ये एक जैसा ही है। मशीन लर्निंग आप गूगल देख रहे होंगे यूज कर रहा है। जैसे आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं तो पहले से ही आ जाता है, वो शब्द पहले से आने लगते हैं, क्योंकि गूगल या यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करिए तो उससे रिलेटेड चीज़ नीचे आने लगती, या जिस वीडियो को आप देख लीजिए उससे रिलेटेड चीज़ें जानते आने लगती। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लर्न कर लेते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, उसी के आसपास की चीज़ें जानते हैं, आने लगती हैं। तो इसमें भी सॉफ्टवेयर का खेल है, इसमें भी सॉफ्टवेयर का खेल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जैसी बुद्धिमत्ता देने के लिए भी और मशीन को सिखाने के लिए सब सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा सॉफ्टवेयर की ही टेक्नोलॉजी। मशीन को मानव जैसा जानते हैं, सोचने समझने परखने की क्षमता देना, यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। सबसे पहले महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग थे जिन्होंने कहा था कि मशीनें भी मानव की तरह सोच सकती हैं। और जॉन मैकार्थी, जिनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जॉन मैकार्थी ने इसको जानते हैं एक साइंस के रूप में डेवलप किया, और इसीलिए जानते हैं ये। तो ये चैप्टर हम लोग अगला पढ़ेंगे, लेकिन अभी दीपक सर की क्लास है, तो फिर इसके बाद दोबारा लगभग 1:30 बजे के आसपास जो क्लास होगी उसमें हम लोग दोबारा मिलते हैं और इसी से आगे जानते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जानते हैं अगली क्लास से शुरुआत करेंगे।